वेलकम स्टूडेंट्स। हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर कर रहे हैं बेटा, और उस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे केसेस को डिस्कस कर चुके हैं। और कौन कौन से केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा? देखो, मैटर डिस्कस किया, मैटर के फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्कस की हम लोगों ने कि मैटर को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। उनके ऊपर पूरे लेक्चर आपको मिले हुए हैं बेटा, वो लेक्चर आप देखिए अच्छी तरीके से और पढ़िए बेटा, उनको समझिए और जानिए बेटा उनको। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कि कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और कौन कौन सी ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, उसी में हमने पढ़ा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होगा बेटा। क्लियर है? वो सारे के सारे केस हमने पढ़े। फिर वहां पे हमने सीखा किस तरीके से हम किसी भी फिगर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर दे रखा है तो उसको राउंड ऑफ करके किसी और में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो चीज भी हमने बेटा चेक की उस केस के अंदर। डन बेटा। फिर हमने उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े कि कौन कौन से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे। तो उसमें हमने 5 लॉज को कवर किया था। द फर्स्ट वन वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड वन वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, and the fourth one was law of reciprocal proportion, and the fifth one was Gay-Lussac's law of combining volume. Then we have studied Dalton's law. Dalton's theory पढ़ी बेटा, उसमें हमने Dalton's theory में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और उसकी फेलियर और फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा बेटा। फिर हमने बर्जेलियस एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को पढ़ा। फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया कि क्या क्या होती है बेटा एप्लीकेशन। ठीक है? फिर उसकी एप्लीकेशंस के बाद बेटा हमने क्या किया, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं हमने ये देखा, और कौन सा रेफरेंस एलिमेंट माना उसके लिए वो हमने फाइंड आउट किया। और उनकी हेल्प से फिर हमने मोल कंसेप्ट जैसे कंसेप्ट को स्टडी किया, और उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मैंने समझाए और आपको प्रीवियस लेक्चर्स में दिए गए थे बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोल कंसेप्ट का केस खत्म कर दिया था। तो आज के लेक्चर में बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। 2 मिनट के लिए वेट करें बेटा। देखो बेटा, वेलकम बैक। हम क्या करते हैं बेटा, लास्ट केस जो हमने डिस्कस किया दैट वाज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट हमने खत्म कर दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू फ्री डिस्कस द मास परसेंटेज और द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि किसी भी एलिमेंट की मास परसेंटेज क्या होगी किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर बेटा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना लेक्चर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर बेटा। देखो, today we will discuss mass percentage of an atom in molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको किसी एटम की मास परसेंटेज निकालनी है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे मास परसेंटेज, उसकी बात करते हैं बेटा हम लोग। क्लियर है? देखो बेटा, हम क्या कहते हैं मास परसेंटेज के केस के अंदर हम बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं सीधा। ठीक है? नाउ डायरेक्टली आई विल टेक एग्जांपल। सो आपको उस एग्जांपल से बहुत हद तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा। बहुत कुछ क्या, सारा केस ही क्लियर हो जाएगा उस एग्जांपल की हेल्प से। देखो बेटा, सपोज करो मैं कोई छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। पहले मैंने H2O ले लिया बेटा। आई हैव टेकन H2O वाटर। Now I have to calculate mass percentage of H and O in water बेटा। इस वाटर के अंदर हमें मास परसेंटेज ऑफ H एटम और O एटम निकालनी है बेटा। कितनी है? देखो कैसे निकालेंगे। मास परसेंटेज ऑफ H is equal to mass of H in water divided by total mass of water into 100। ये केस है बेटा। मास परसेंटेज ऑफ H क्या आएगा बेटा, इस तरीके से हम कहेंगे। डन। किस तरीके का ये फॉर्मूला बेटा। अगर आपको O की निकालनी है देन वी विल अप्लाई O ओवर हियर, वो भी आपको करके दिखा दूंगा बेटा। चलो कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है बेटा इसकी मास परसेंटेज। आपको बताया कि व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन 1। हियर वी हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई द मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O is 2
एंड व्हाट टोटल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या आ गया 2 9 18, ये आ गया 100 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 1 बच गया, 9 1 जा 9, फिर 1 बच गया, तो 9 1 जा 9, इस तरीके चलता रहेगा एंड विल गेट 11.11%, विल गेट 11.11% approximately. The percentage of hydrogen in water by mass is 11.11 beta. Clear है? In the same manner, we can calculate mass percentage of oxygen. तो mass percentage of oxygen की बात करें तो mass of oxygen in water बेटा कितना होगा, divided by total mass of water, total mass of water multiply by 100 बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 बेटा एंड टोटल मास 18 into 100। अब ये कैंसिल हो सकता है बेटा, कॉमन फैक्टर है 8 9, ये आ गया 800 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 9 के टेबल पे 80 कब आएगा बेटा, देखो 8 9 8 का 72 बेटा, 9 8 का 72, वी आर लेफ्ट विद 8, फिर एक और आ गया 9 8 72 बेटा, एंड देन अगेन यहां पे डाल दे बेटा, फिर 8 आ गया, फिर 0 आएगा आगे, देन विल गेट 8, देन बेटा फिर आपका 8, इस तरीके से आप शो कर सकते हो, या आप कह सकते हो बेटा यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेट खत्म करें तो 9, ये आ गया 88.89 बेटा, 88.89 जो है दैट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर मास परसेंटेज बेटा किसकी, ऑक्सीजन की कितनी, 88.89 बेटा, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से बेटा। अब देखो बहुत इजी है बेटा कैलकुलेट करना, इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, और वो आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो एट योर होम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन फॉर होम बेटा आपके क्या है, मास परसेंटेज ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स बेटा, A C12 H22 O11, B H2SO4, C NaOH, D C6H6, E बेटा CuSO4। यहां पे आपको Cu का एटॉमिक मास नहीं पता होगा, दैट विल बी 63.5 ग्राम बेटा, ये उसका होता है। बाकी का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए बेटा, मैंने बताया हुआ है कि अप टू 20 आप एटॉमिक मासेस को याद कर लो बेटा, बहुत फायदा होगा, आपके भले के लिए बोल रहा हूं बार बार कि याद कर लो बेटा, बहुत फायदा होगा। और कॉपर वगैरह के जो एटॉमिक मास होंगे दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखे होंगे। एंड हाउ यू कैलकुलेट दिस, इस तरीके से बेटा आप क्या कैलकुलेट करोगे कि मास परसेंटेज क्या होगी इन केसेस के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स की बेटा, एटम्स की जो प्रेजेंट है यहाँ पे। डन बेटा, तो आप निकालना कैलकुलेट करना, ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आपको पता चल जाएगा क्या होगी मास परसेंटेज बेटा। क्लियर है केस? चलो बेटा, ये छोटा टॉपिक था, मास परसेंटेज ऑफ एन एटम इन एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में उनके एटम्स की मास परसेंटेज क्या होगी वो बताया था बेटा हमने। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन 95 से लेकर 100% चांसेस होते हैं कि आपके स्कूल के टेस्ट में पूछ लिया जाए बेटा, ठीक है। और काफी कुछ यूज पुराना भी होगा बेटा इसमें। देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसकी बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस लेटर ऑन, 1-2 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बेटा इसके ऊपर, ताकि हम उनको समझ सकें कि किस तरीके से। देखो बेटा, आज पहली बार हम पढ़ेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है।
इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा, अगर इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करें बेटा हम लोग, तो हम कहते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला वो होता है जिसमें सिर्फ रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, पता हो, और हमें एग्जैक्ट नंबर पता ना हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देखो, इफ ओनली रेशियो ऑफ एटम्स इज गिवन, नॉट the exact number of atoms in a formula, then that formula is empirical formula बेटा, empirical फॉर्मूला होता है अगर सिर्फ आपके पास रेशियो ऑफ एटम्स पता हो बेटा, क्लियर, रेशियो ऑफ एटम्स पता हो अगर, और एग्जैक्ट नंबर ना पता हो किसी भी केस के अंदर, तो आप क्या कहोगे, वहां पे आप कहोगे कि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता बेटा, वी डोंट नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे ग्लूकोज का, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बेटा, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये इसका दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेयर एग्जैक्ट number of each kind of atoms, where exact number of each kind of atom is present। जिस फॉर्मूले के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जिसके अंदर सिर्फ उनकी रेशियो प्रेजेंट हो, किस रेशियो में बेटा, तो उसको हम बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला बेटा। तो देखो कैसे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने, हमने क्या लिख दिया, C के 6 एटम है बेटा, H के 12 है, और O के कितने हैं, 6 है। अब इसका इंपीरिकल फॉर्मूला देखो क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला, अब इनकी रेशियो प्रेजेंट हो बेटा, सपोज करो हमें ऐसे दिया हो CH2O, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। वी आर गिवन ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एटम प्रेजेंट है वहां पे, बट द एग्जैक्ट नंबर इज नॉट प्रेजेंट। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, वेयर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट गिवन, ओनली द रेशियो ऑफ द एटम्स अमंग द एटम इज गिवन। C का एक एटम H के 2 एटम से कंबाइन करता है, और O के एक एटम से कंबाइन करता है, टू गिव यू द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बेटा। क्लियर, बट एग्जैक्ट नंबर कौन बताएगा हमें, दैट विल गिवन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बेटा। अब देखो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे क्या इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, तो आपने बोला बिल्कुल सेम हो सकते हैं बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि इंपीरिकल फॉर्मूला हमेशा अलग होगा किसी मॉलिक्यूल का। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो रेशियो एटम्स की उसमें कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो वहां पे इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम। क्यों बेटा, कब होंगे, देखो ये, इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं बेटा, तो आपके पास क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है बेटा। कैसे देखो, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, इस वाले केस का एग्जांपल दूं बेटा मैं, तो क्या एग्जांपल आएगा देखो, आई विल गेट द एग्जांपल H2SO4 ले लो बेटा, H2SO4। नाउ नथिंग इज कॉमन इन, यहां पे 2:1:4 है बेटा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सके। तो इस H2SO4 का इंपिरिकल फॉर्मूला भी H2SO4 होगा एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी H2SO4 ही होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, इफ द एटम्स प्रेजेंट इन देम डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम हो सकते हैं बेटा। क्लियर है केस? तो ये बात हुई हमारे इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात। अब बात करते हैं बेटा इंपिरिकल मास। इंपिरिकल फॉर्मूला मास। इंपिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है बेटा? सम ऑफ द atomic masses, sum of the atomic mass of each atom present in empirical formula is known as empirical फॉर्मूला मास। उसको हम क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला मास बेटा। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास। हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा? ये है, वी हैव दिस, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला इज दिस, डन। अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? CH2O बेटा, ये। तो इंपेरिकल मास क्या देगा? E.m। इन सबको प्लस कर दो, 12 प्लस 2 प्लस 16, ठीक है, दैट इज 30 ग्राम आ गया बेटा। तो ये हो गया हमारे पास इंपेरिकल मास, कि इंपेरिकल मास कितना आएगा उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का बेटा। तो अगर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और उसका आप मास निकालना चाहते हो, दैट इज इंपेरिकल मास। और मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही है बेटा, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज विल बी 180 बेटा, क्योंकि इसके फिर हम मॉलिक्यूल्स के मास का, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे बेटा? इसका मास निकालेंगे, एंड दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉर्मूला। वो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा बेटा। क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास के बारे में आपको पता है बेटा। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। देखो हाउ टू कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला बेटा। इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। देखो बेटा क्या होता है फिर। हाउ टू कैलकुलेट इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा। क्लियर है? देखो पहले 2-3 चीजें याद कर लेते हैं बेटा, समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। पहली बात हम बात करें बेटा इंपिरिकल फॉर्मूले के अंदर, इंपिरिकल फॉर्मूला बेटा। पहले सम टाइम पॉइंट टू बी नोटेड है, वेपर डेंसिटी इज गिवन, वेपर डेंसिटी ऑफ any molecule is given। अगर वेपर डेंसिटी दे रखी है, then if vapor density of any molecule is given, then molecular mass of मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा।
और मैंने आपसे कहा था कि इस फॉर्मूले का हम फर्दर यूज करेंगे, आगे यूज करेंगे। तो याद रखना है, सम टाइम इन द क्वेश्चन वेपर डेंसिटी इज गिवन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वेपर डेंसिटी जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय दैट वेपर डेंसिटी बाय 2 यू कैन इजिली कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ये इसका रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी का। ये हमने किया था बेटा एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रो लॉ में, कि किस तरीके से हम वेपर डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेट किया था वहां पे। तो उसका हम यूज करेंगे अभी यहाँ पे। देखो इस तरीके से ये आ गया बेटा। सेकंड बात जो आपको पता करनी है बेटा, यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट इज वेपर डेंसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज गिवन, देन यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सेकंड केस है बेटा रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula। empirical formula और molecular formula के बीच में क्या रिलेशन आता है? What is the relation between empirical formula and molecular formula? तो उस रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा, molecular formula is equal to n into empirical formula। empirical formula। अब बेटा एक बात बताता हूं, यहां पे कभी भी आप किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ऑलवेज पुट दैट नंबर इन द सबस्क्रिप्ट ऑफ एटम। नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है, नीचे की तरफ बढ़ाना है, ऊपर या साथ में लिखना बेटा उसके। बताऊंगा आपको कैसे, बस मैंने यहां पे नोट डाल दिया कि आपको याद रहे कि किस तरीके से। अब बेटा केस आता है कि हम n कैसे निकालें। n फैक्टर जो यहां पे हमने लगाया है वो कैसे निकालें बेटा, उसको निकालने का तरीका होता है, देखो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। ये होता है बेटा एल निकालने का फॉर्मूला, कि मॉलिक्यूलर मास को इंपीरिकल मास से डिवाइड कर दो। अगर आपसे कोई किसी क्वेश्चन में इंपीरिकल फॉर्मूले के साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ रहा है तो आपको ये सब कुछ करना होगा बेटा। अगर इंपीरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है तो ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से टेबल बनता है और उस टेबल की हेल्प से हम इंपीरिकल फॉर्मूला डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। अगर आपसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पूछा जाता है, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि वेपर डेंसिटी रखी हो तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्या रिलेशन होता है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, एंड n कैसे निकालते हैं बेटा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। तो उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे बेटा। क्लियर है? अब हम कहते हैं डायरेक्टली आप इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे। जब इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तभी तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा बेटा, तभी आपके पास इंपीरिकल मास आएगा। मॉलिक्यूलर मास तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर वेपर डेंसिटी दे रखी होगी बेटा उसकी। क्लियर है? तो डिस्कस करते हैं फिर एक क्वेश्चन, और किस तरीके से हम इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं बेटा। यहां पे देखो बेटा, अब हम क्या कहेंगे यहां पे इस केस के अंदर, सुनो ध्यान से। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन कर रहा हूं डायरेक्टली आपको मैं, और क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा ये कि किस तरीके से हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। क्वेश्चन उठा, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 बेटा, एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन
and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. Determine empirical formula and molecular formula of compound. आपको इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताना है बेटा। ये क्वेश्चन है बेटा, देखो हमारे पास वी हैव दिस क्वेश्चन। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें टेबल ड्रॉ करना होता है। एक वी हैव टू ड्रॉ टेबल, और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टेबल में कौन कौन से कॉलम बनने हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉलम बनता है सीरियल नंबर, मतलब हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं बेटा वहां पे। डन। फिर उन एटम्स के सिंबल बेटा, फिर उन एटम के सिंबल्स क्या क्या बेटा। ठीक है, तीसरा बनता है बेटा एटॉमिक मास क्या है, यह आप लगा लो पहले। परसेंटेज कितनी दे रखी है, परसेंटेज गिवन। फिर बनता है बेटा एटॉमिक मास कितनी है, atomic mass. Then you have moles atom बेटा, कितने नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, मोल्स एटम। फिर मोल रेशो, फिर क्या है मोल रेशो बेटा। एंड एट द एंड यू हैव होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशियो बेटा, ये है एट द एंड। तो ये टेबल बेटा आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बनाना है। प्लीज आपको ऊपर वाली सारी हेडिंग याद रखनी पड़ेगी, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना आपको क्लियर हो जाएगी सारी की सारी हेडिंग। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, ओनली वी हैव ओनली 2 एटम्स बेटा, 1 and 2। एक का सिंबल है कार्बन C और दूसरे का सिंबल है H। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है हमारे पास, दैट इज 92.4 एंड हाइड्रोजन की कितनी बेटा 7.6। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ये हमें अपने आप लिखना है बेटा, याद होना चाहिए तभी लिख सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे। एंड मोल्स एटम कैसे आते हैं बेटा, इसको निकालते हैं मोल्स ऑफ एटम, या एटम इनका मोल्स क्या आएंगे बेटा, दैट इज परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास AM। तो परसेंटेज कितनी है बेटा यहाँ पे 92.4 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरीके से 7.6 डिवाइड बाय 1, तो इट इज इक्वल टू 7.6 आ गया बेटा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 9 जा 108 और 12 8 जा 12 इतना बेटा देखो 12 1 जा 12। आप चाहो तो बेटा इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, अगर आपको 12 का डायरेक्ट टेबल नहीं आता है तो हम रफ में ऊपर करते हैं, रफ में कर लेते हैं हम लोग इसको। तो 92 या आप सीधा कर लो 92 4 डिवाइड बाय 12, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। तो 12 7 जा 84 बेटा, कितना बच गया हमें, 12 में 4 गए 8, 12 में 4 गए 8 और ये आगे बेटा। तो 12 7 जा 84, पूरे का पूरा कैंसिल हो गया। देखो तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था बेटा, तो पॉइंट क्या आ गया बीच में, तो यहाँ पे क्या गया 7.7, ये आ गई बेटा। देखो रेशियो मोल एटम्स कितने आ गए, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, दैट इज 7.7 एक के, दूसरे के 7.6 है। अब देखो मोल रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, हाउ टू कैलकुलेट द मोल रेशियो। मोल रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका होता है बेटा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए होते हैं यहाँ पे 2 आए, इनमें से मिनिमम वैल्यू देखो किसकी है, आइदर 7.7 और 7.6। आपको पता है 7.6 कम होता है 7.7 से,
तो जो नंबर कम हो बेटा, जिसके मोल्स कम हो, उससे दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे देखो, यहां पे आ गया 7.7 डिवाइड बाय 7.6 बेटा, क्लियर है। यहां पे आ गया 7.6 डिवाइड बाय 7.6, ये तो 1 आ गया बेटा। और यहां पे भी आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बेटा, वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिलेगी, 1.0 समथिंग मिल जाएगी बेटा, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। तो अगर होल नंबर रेशो आएगी तो कितनी आएगी बेटा, 1:1 आएगी। अब देखो हमें होल नंबर रेशो मिल गई किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की। कितनी मिली है बेटा वहां से, 1:1। तो हम लिख देंगे बेटा यहां पे इंपीरिकल फॉर्मूला, क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1। ये जो कार्बन है बेटा होल नंबर रेशो बताते हैं कितने एटम है, और हाइड्रोजन की क्या रेशो है बेटा, दैट इज आल्सो 1, ये आ गया 1, क्लियर है। तो हमारे पास बन गया फॉर्मूला CH, ये इंपीरिकल फॉर्मूला है CH। जो ऊपर कंपाउंड दिया हुआ है बेटा हमने, ये वाला केस जो शो किया हुआ है, उसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, CH आ गया, जो हमने यहां पे शो कर दिया इस तरीके से कि दैट इज द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड बेटा, CH मिल गया। अब देख लो बेटा, एक बार ये नोट कर लो सारे का सारा, फिर हम आगे करते हैं। मुझे रब करना है ये सारा, प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो। आई होप बेटा आपने नोट कर लिया होगा सारे, ठीक है। तो चलो हम रब करते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो ये टेबल रब कर लिया, इस टेबल का सिर्फ हमारे पास क्या लॉजिक था कि हमें इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, जो हमें दे रखा है यहाँ पे, देखो नीचे दे रखा है इंपीरिकल फॉर्मूला। उस टेबल की हेल्प से हम वो फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमें दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला तो हमें मिल गया यहाँ पे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट इंपीरिकल मास बेटा। इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, C का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 दैट इज 13। ये इंपीरिकल मास आ गया बेटा, क्लियर है। क्योंकि हमने इंपीरिकल फॉर्मूला तो बता दिया, क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला ये आ गया इंपीरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 78। 78 इज मॉलिक्यूलर मास बेटा, क्लियर है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट n फैक्टर। 78 डिवाइड बाय 13 मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल मास, तो क्या आता है यहाँ पे 6, विल गेट 6 ओवर हियर। 13 6 का 78, 13 6 का क्या होता है ना 78। अब फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, आप लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला बेटा, क्या आ जाएगा इंपीरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे m.f लिख देता हूं बेटा, n की वैल्यू कितनी है 6, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है CH। अब मैंने आपको सिखाया था बेटा कि जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको सब स्क्रिप्ट में लिखना है, इसकी सामने लिखना ना ऊपर लिखना है। कहां लिखना है बेटा, सब स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे देखो C6H6, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया बेटा हमारे पास C6H6, एंड C6H6 क्या होता है बेटा, दैट इज बेंजीन। वो क्या होगी बेटा, बेंजीन। तो देखो ये आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम टेबल की हेल्प से इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, फिर वहां से इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया एक बारी तो इंपीरिकल मास आ जाएगा बेटा,
और उसके बाद जितनी भी चीजें क्वेश्चन में गिवन दे रखी है उसके बेसिस पे फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, फर्दर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं उस तरीके से। डन बेटा, क्लियर। चलो फिर हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है बेटा, जो हमारे पास है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, देखो ध्यान से सुनो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो बेटा इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही होती है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये शॉर्ट फॉर्म है कंपाउंड की, कंटेनिंग C, H and O atoms, O gave the following percentage composition, gave the following परसेंटेज कंपोजिशन, हमें फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन मिलती है बेटा। देखो क्या मिलती है फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन बेटा, सी दे रखा है हमारे पास 40.68%, एच दे रखा है बेटा 5.08%, एंड लिखा हो बेटा रेस्ट इज ऑक्सीजन। बाकी बची क्या है, रेस्ट इज ऑक्सीजन है बेटा, परसेंटेज जो भी है। द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज, द वेपर डेंसिटी 59 है बेटा, क्लियर है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकालना है। आप चाहो तो बेटा वीडियो रोक सकते हो, और वीडियो रोक करने के बाद आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको इस जगह पे रोक के बेटा खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा क्वेश्चन को मेरे साथ समझ सकते हो। अदरवाइज बेस्ट वे है कि वीडियो रोक लो और वीडियो रोक के बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो कि क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है, फिर मेरे क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ टैली करो उसको। अगर टैली करके सही सेम आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आप एक्सपर्ट बन रहे हो उस क्वेश्चन के अंदर बेटा, क्लियर केस। तो चलो दोबारा करते हैं बेटा हम लोग। सीरियल नंबर सबसे पहले लिखते हैं बेटा हम लोग यहां पे, देन वी हैव सिंबल, देन वी हैव एटॉमिक परसेंटेज, देन वी हैव एटॉमिक मास, then we have moles of atom, then we have mole ratio, then we have whole number ratio, whole number ratio बेटा। ये सारे केस दे रखे बेटा यहां पे, क्लियर है। ये हमने लिख लिया, एक बार टेबल बना लिया फिर से। अब देखो हाउ मेनी एलिमेंट वी हैव 3 एलिमेंट्स इन दिस केस बेटा, 1 2 एंड 3। कौन कौन से बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज कितनी है बेटा कार्बन की, दैट इज 40.68। हाइड्रोजन कितनी है बेटा 5.08। अब देखो बेटा जब दोनों की परसेंटेज दे रखी हो और ऑक्सीजन की ना दी हो बेटा, देखो दी नहीं क्वेश्चन में परसेंटेज, तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि पूरी परसेंटेज कितनी होती है बेटा 100। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 माइनस 40.68 माइनस 5.08 बेटा, ये करोगे। देखो अब इन दोनों को प्लस कर लो बेटा रफ में पहले,
हम उधर ही कर लेते हैं प्लस, फिर दिखाते हैं क्या परसेंटेज आती है बेटा। 40.68, 5.08, 8 16, 7, 5, 4, 45.76. Now subtract it from 100 बेटा। 45.76, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए बेटा 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4 बेटा, क्लियर। फिर 9 में से 4 गए 5, तो 54.24 परसेंटेज किसकी आई बेटा हमारे पास, ऑक्सीजन की। देखो अगर आपने ऊपर परसेंटेज लिखा है बेटा तो नो नीड टू पुट परसेंटेज ओवर हियर, तो कितनी आ गई ऑक्सीजन की 54.24%। इस तरीके से बेटा ध्यान देना है कि अगर आपको एक चीज बात याद रखनी है कि जितने भी एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन है ना, कई बार वो एलिमेंट लिखते नहीं है इस तरीके से कि कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन, वो कहते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, वर्ड्स पे लिख देते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि यार हमारी परसेंटेज सही नहीं आ रही। तो आप चेक कर लो जो भी परसेंटेज गिवन दे रखी है क्या उनको मिला के 100% बन रहा है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा ना बेटा। अगर 100% नहीं बन रहा है इसका मतलब कोई और एलिमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखा है और उस एलिमेंट को आपको ढूंढना है, फिर 100 में से माइनस करके उसकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है बेटा। वो आपकी मर्जी है कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वो आपको देखना है कि किस तरीके से करना है, वो आपकी मर्जी है। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया बेटा। यहाँ पे ना एटॉमिक मासेस क्या होते हैं इनके बताइए आपको, 12, 1 एंड 16। अब मोल्स ऑफ एटम कितने होंगे बेटा यहाँ पे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय दिस 40.68 डिवाइड बाय 12 बेटा, क्लियर। इस थोड़ा टेबल को हम बड़ा कर लेते हैं ना ताकि हमें काम आ जाए इस तरीके से। 40.68 डिवाइड बाय 12, 5.08 डिवाइड बाय 1 एंड 54.24 डिवाइड बाय 16 बेटा। अब करो 12 के टेबल में कितना आता है, 12 3 36, 3 लिख दिया बेटा, तो 12 3 36, 4 बच गया यहाँ पे। वी हैव नेक्स्ट 4 6 है बेटा, तो अगेन 12 3 पॉइंट के बाद 36 बेटा, तो 12 4 48 होता है एंड वी आर गेटिंग ओवर 46 ओवर हियर। तो अब 12 3 36 लिख दिया, 10 बच गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या गया 12 9 108 बेटा, तो पूरा पूरा कट गया 12 9 108। हमने इस तरीके से ये परसेंटेज निकाल, ये मोल ऑफ एटम निकाल दिए। यहाँ पे कितना आ गया बेटा 5.08 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा 16 3 48, 16 3 48, 6 बच गया, 16 4 64, नहीं हो रहा बेटा, तो क्या करोगे देखो यहाँ पे अलग से आप इसको क्या कर लो बेटा सॉल्व कर लो। 54 24 16 पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे बेटा वहां, क्लियर है। तो 16 3 48 एंड वी आर लेफ्ट विद 14 में से 8 गए 6 2 4 बेटा, क्लियर है। ये हमने ऊपर से ले लिया नीचे। नाउ 16 3 वंस अगेन 48 बेटा, 12 में से 8 गए 4 1 एंड 4 एंड 16 9 कितना होता है बेटा 144, 16 9 144, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, देखो यहाँ पे 2 4 से पहले पॉइंट था, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ तो 3.39 वैल्यू आ गई, 3.39 बेटा, क्लियर है केस। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ऐसी कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होती, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो बहुत इजी होती है बेटा कैलकुलेशन। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आपको कैलकुलेटर भी नहीं मिलता बेटा इनको कैलकुलेट करने के। पंजाब बोर्ड में तो शायद आपको कैलकुलेटर मिल जाता है बेटा, क्लियर है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं मिलता, इसलिए आपको कैलकुलेशन अपने हाथ से करके देखनी चाहिए घर के ऊपर बेटा। जितनी आप फास्ट करोगे उतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैलकुलेशंस की भी। अब देखो बेटा मोल रेशियो निकालनी है, और मोल रेशियो का तरीका क्या होता है, इन तीनों में सबसे छोटी रेशियो क्या है 3.39 बेटा, उससे सबको डिवाइड कर दो तो क्या आ गया
3.39 divided by 3.39 which is equal to 1. 5.08 divided by 3.39 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. 3.39 divided by 3.39 बेटा that is also equal to 1. अब 5.08 डिवाइड बाय 3.39 बेटा क्लियर है केस. तो आप देखो इसको पॉइंट हटा के आप डिवाइड कर सकते हो चाहो तो बेटा. क्लियर है, पॉइंट आके डिवाइड कर सकते हो. 340 डिवाइड बाय 508 बेटा मैं ये लेके चल रहा हूं. सपोज मैंने राउंड ऑफ में कर लिया बेटा तो क्या आ गए 1 340 8 10 में से 4 गए 6 ठीक है बेटा. और यहां चला गया 3 1 168. यहां जाने के लिए पॉइंट क्या लगा लिया बेटा हमने 0. अब 340 पे कब जाएगा बेटा देखो चेक करो. 3 5 15 होता है. 340 मल्टीप्लाई 5 0 5 4 20 2 5 15 और दिस 1700 समथिंग आता है बेटा. क्लियर, इट विल बी 1700 समथिंग बेटा. लेकिन हमारे पास क्या था बेटा यहाँ पे 3.39 था. यू डोंट हैव 40. अगर आप 3.39 को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो बेटा चेक करो क्या आता है 339 मल्टीप्लाई बाय 5 ठीक है बेटा. और यहाँ पे 339 कर लो बेटा. इसलिए बता रहा हूं चेक कर रहा हूं ताकि अगर एग्जैक्ट वैल्यू पे मैं चेक करनी पड़े तो क्या आएगा बेटा. देखो यहां 18 में से 9 गए 9 और 18 में से 9 में से 3 गए 6. दिस इज 169. एक जीरो में लगा लिया बेटा. अब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 9 जा 45 4 5 3 जा 15 और 4 15 और 4 19. ये भी नहीं आएगा 5 से 15 और 16 बेटा ये आ गया. तो देखो ये भी नहीं आ रहा बड़ा आ रहा है इससे. इसका मतलब हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4. तो 4 टाइम जा 36 3 4 3 12 और 3 15 1 4 3 12 और 1 13 1 3 5 6 4 बेटा. क्लियर है. 10 में से 6 गए 4 8 में से 5 गए 3 6 में से 3 गए 3 बेटा. अब फिर नहीं जा रहा बेटा हमारे पास है तो व्हाट वी विल डू विल पुट 0 और नॉट पुट 0. यहां पे लिख लो बेटा 339 और ये क्या है 3340 बेटा. वो 3390 आएगा 3340 तो 9 के करीब आ जाएगा बेटा केस. और खत्म करो उसको वहां पे. अगर 339 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे छोटा नंबर आएगा बेटा और वहां पुट करोगे तो यू विल गेट 1.49. तो 1.49 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5. ठीक है बेटा. 1.49 को हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख लिया बेटा 1.5. अब देखो बेटा यहाँ पे अब आपको ये समझ आएगा कि होल नंबर का मतलब क्या है. व्हाट डज इट मीन. होल नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे. देखो बेटा दो तो एटम पूरे पूरे आ रहे हैं एक फ्रैक्शन में आ रहे हैं. अब फ्रैक्शन में तो एटम एग्जिस्ट करते नहीं. डाल्टन ने बोला था भाई कि एटम जो है इंडिविजिबल है उसको हम तोड़ नहीं सकते. आधा एटम नहीं होता है बेटा कभी होता भी नहीं है. उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्या क्या होते हैं वो अलग बात है बट आधा एटम नहीं होता है. क्लियर है. तो वो आधा एटम हम शो नहीं कर सकते. तो हमें वी हैव टू फाइंड सच अ नंबर बाय विच ऐसा नंबर ढूंढेंगे बेटा हम जिससे इसको मल्टीप्लाई करके हमें होल नंबर मिल जाए. और जिस भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको ऊपर वाले रेशो को भी मल्टीप्लाई करना होता है. तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद 2 तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द अबव रेशो इज आल्सो विद 2 एंड द होल नंबर रेशो क्या आ गई बेटा यहाँ पे 2 3 2. ये आपके पास होल नंबर रेशो आ गई बेटा यहाँ पे. क्लियर है. अब इस होल नंबर रेशो की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्या होगा देखो C के कितने एटम है बेटा यहाँ पे 2 तो C2 H के कितने हैं बेटा 3 और O के कितने हैं 2. तो दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा. देखो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की और टेबल की हेल्प से. क्लियर है. अब हम क्या करेंगे नाउ वी विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला.
अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा कैसे करते हैं। इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये केस है बेटा। नाउ वी विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मैं यहां पे लिखता हूं इंपिरिकल फॉर्मूला, मैं इसलिए रब नहीं किया था वहां पे। ये आ गया C2H3O2 बेटा, ये इंपिरिकल फॉर्मूला है। अब इसका इंपिरिकल मास निकाल लो, कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2 24 प्लस 3 प्लस 32। करो बेटा प्लस इसको, 32 प्लस 3 35, 35 प्लस 24 35 प्लस 24 दैट इज 45, 55 प्लस 4 59 बेटा, ये आ गया। इंपिरिकल मास कितना आ गया हमारे पास 59। डन बेटा। तो अब देखो मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे बेटा उस केस के अंदर। इंपिरिकल मास निकाल लिया हमने, दैट इज 59। नाउ विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। mm वो क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, बिकॉज वेपर डेंसिटी दे रखी है इस क्वेश्चन में हमें। तो कितना आ गया 2 इंटू 59 दैट इज 108, सॉरी इट इज 118 बेटा, इतने ग्राम आ गया। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। अब जब मॉलिक्यूलर मास आता है तो हम क्या निकालते हैं बेटा एन फैक्टर। वो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 118, इंपिरिकल मास कितना है 59, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 वैल्यू मिल गई। अब जब आपके पास एन की वैल्यू 2 आ गई, नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। कैसे देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है दैट इज इक्वल टू एन इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला बेटा। ये हम लगाते हैं ना इक्वेशन फॉर्मूला टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या आ गया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF इज इक्वल टू 2 इंटू C2H3O2 बेटा। ये था हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला। अब आपको सिखाया कि सबस्क्रिप्ट पे आके मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 बेटा। ये केस हमें मिल गया बेटा। यहाँ पे ये क्या मिल गया बेटा, ये केस हमें मिल गया इस तरीके से कि C4H6O2 दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द अबव कंपाउंड हुज रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन बेटा। जिसकी रेशियो और इसकी परसेंटेज दे रखी थी बेटा क्वेश्चन में, और इसकी वेपर डेंसिटी में गिवन दी हुई थी, वो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था बेटा। तो देखो बेटा इस तरीके से हमने इंपिरिकल फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन किए बेटा। क्लियर। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए इसमें से बेटा तो हम जूम लाइव क्लास पे डिस्कस करेंगे इनको दोबारा से, ठीक है। और वहां पे और क्वेश्चंस करेंगे इंपिरिकल फॉर्मूले के ऊपर। टिल देन टेक केयर बेटा एंड बाय बाय।